अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और फिर इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बॉडी को सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये बॉडी के अंदर किस मकसद के लिए होता है। लेट्स सी। लास्ट के चैप्टर में रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। उसमें हमने ये पढ़ा कि बाहर से एयर्स आती है, लंग्स के अंदर आती है और वहाँ से ऑक्सीजन को निकाला जाता है और उस ऑक्सीजन की पूरी बॉडी को ज़रूरत होती है। लंग्स तो जो है थोरेसिक कैविटी, जिसे हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे जाएगी। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक और उसके बाद इंटेस्टाइन में आ जाती है और यहाँ पर वो न्यूट्रंट्स मौजूद होते हैं और न्यूट्रंट्स बॉडी के हर सेल को चाहिए होते हैं और फिर इन न्यूट्रंट्स को बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुँचाया जाएगा। और जब ये न्यूट्रंट्स और ऑक्सीजन मिलेगी तो देन एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वही एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करेगी तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और इन तमाम चीज़ों को, गैसेस को और न्यूट्रंट्स को बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है। और यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रंट्स को कैरी करता है और कैरी करके बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। क्योंकि ब्लड वेसल जो है पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, इनका कंटैक्ट जो है हर सेल के साथ होता है। तो इस तरह ये गैसेस को, इन न्यूट्रंट्स को बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देंगे और वहाँ पर फिर मेटाबॉलिज्म और इनकी ऑक्सीडेशन होगी और फिर उसके नतीजे में एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी और बॉडी उसी को यूज़ करेगा अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और अब हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक टाइप है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे गैस पहाड़ों से निकलती है और उन्हें हम सिटी तक लेके जाते हैं थ्रू पाइप, और फिर इसी तरह पूरे टाउन के अंदर हम पाइप को बिछा देते हैं और गैसेस जो है हर घर तक पहुंचाते हैं। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है और इस चैप्टर के अंदर हम जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें ब्लड, खून, हार्ट, दिल और ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ, ये 3 जो है पार्ट कंपोनेंट मिलके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डेवलप करते हैं। और सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो ब्लड। और ब्लड के कौन से कंपोनेंट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड की डेफिनेशन। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है। कनेक्टिव टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो बॉडी सेल्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं, बॉडी के आपस में कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू द बॉडी। और ब्लड का काम क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। इट कैरीज इंपॉर्टेंट मटेरियल्स टू वेयर दे आर नीडेड। और ये मटेरियल्स को कैरी करती हैं और लेकर जाते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। और यहाँ पर वही बात की गई जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लंग से कैरी करते हैं और बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाता है। और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको दोबारा कैरी करता है और लंग्स तक आता है और लंग्स जो है उसे बॉडी से रिमूव कर देते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये न्यूट्रंट्स को भी डिलीवर करता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, और वहाँ से ये न्यूट्रंट्स को कैरी करते हैं और बॉडी के हर सेल तक पहुँचाता है। और इसके साथ ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनको बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और ये हार्मोन बॉडी के स्पेसिफिक टिश्यू से बनते हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। और फिर इन हार्मोन्स को टारगेट आर्गन्स के अंदर पहुँचा देता है, जैसे कि इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन्स है, ये पैंक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी सेल मेनली लीवर, मसल सेल तक उन्हें पहुँचाया जाता है। और ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है, जैसे सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक वेस्ट मटेरियल है, यूरिया ये एक वेस्ट मटेरियल है, इसको ये कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक और जो यूरिया है इसको किडनी में ले आता है, गुर्दों में, और गुर्दों में फिर एक्सक्रीशन के ज़रिए इसे ब्लड से निकाल के थ्रू यूरिन बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये है ओवरऑल फंक्शन ब्लड का। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर 55% जो होता है ब्लड प्लाज्मा होता है। ये एक फ्लूइड पोर्शन होता है इसका, ठीक है, लिक्विड टाइप। ये प्लाज्मा की डेफिनेशन है। और ब्लड का जो 45% होता है वो ब्लड सेल्स होते हैं और सेल लाइक बॉडीज़ होते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक एडल्ट ह्यूमन, एक नौजवान के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। और ये वाला रिपीटेड एमसीक्यूज भी है। यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है ब्लड की। इसमें एक ट्यूब है, इसके अंदर फ्रेश ब्लड है। जब इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं ऐसे ही तो इसके अंदर इसका प्लाज्मा और ब्लड सेल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। इस सैंपल का 55% क्या है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर मेनली 91% वाटर होता है। बाकी इसके अंदर 8% प्रोटीन और 1% बाकी की चीज़ें होती हैं। और ये वाली जो परसेंटेज है ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसमें सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं, ये इसका 45% होता है। और इसमें वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये 0.9%।
वाइट ब्लड जो एक सेल हैं और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं सेल लाइक बॉडीज़। ये प्योर सेल नहीं होते, इस वजह से इन्हें हम सेल लाइक बॉडीज़ कहते हैं। इन दोनों की परसेंटेज 0.9% होती है और रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये 99.1% होते हैं। तो ये है ओवरऑल ब्लड की कंपोजिशन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा की डेफिनेशन, इट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है वो ब्लड प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर 7 to 9% जो है वो प्रोटीन्स होती है, 1% जो है बाकी के सब्सटेंस होते हैं। तो अब इनके अंदर अब प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है हम उसको 1 by 1 स्टडी करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट इसमें वाटर, फिर उसके बाद इसमें प्रोटीन आती है जो सबसे ज़्यादा होती है। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है? इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ वो वाली प्रोटीन्स होती है जो हमारी बॉडी को डिफेंड करती है, बचाती है। किससे? पैथोजन से, जरासीम से। ये हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक। और सेकंड प्रोटीन इसमें फिब्रिनोजन होती है। ये ऐसी प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, खून को जमने में मदद करती है। जब कभी बॉडी पे कट लग जाता है तो आपने नोट किया होगा थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खून जम जाता है। उसको कौन जमाता है? उसको एक्चुअली फिब्रिनोजन जो है वहाँ पर क्लॉटिंग करती है ब्लड की। तीसरी इसमें जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है, ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसे मेंटेन करती है। हम पढ़ते हैं कि ब्लड का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से 80 तक होता है। तो इसको ये वाला जो प्रेशर मेंटेन किया होता है उसमें एल्ब्यूमिन का भी रोल होता है और इसके साथ साथ इसमें साल्ट भी रोल प्ले करते हैं। साइड बॉक्स इसमें सीरम की डेफिनेशन ये क्या होता है? अगर हम ब्लड प्लाज्मा से फिब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देंगे, जो बाकी का मटेरियल बचेगा वो सीरम कहलाता है। ये सीरम की डेफिनेशन ये करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन के अलावा साल्ट्स होते हैं। कौन कौन से साल्ट होते हैं? इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट साल्ट मौजूद होते हैं, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयंस, और फिर इसके अलावा कम अमाउंट वाले भी साल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक वगैरह। तो ये भी ब्लड के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ब्लड की ऑस्मोटिक जो एडजस्टमेंट है, ब्लड की कंसंट्रेशन जो है उसको ये कंट्रोल करते हैं। और इनकी भी परसेंटेज, हर एक की परसेंटेज जो होती है ब्लड के अंदर फिक्स होती है, ये रैंडमली ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होते। अब तीसरा कंपोनेंट है न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हार्मोन्स। ब्लड के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं। ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? इसमें ग्लूकोज, लिपिड्स और अमीनो एसिड। वही चीज़ें जो खाना जब हम खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से वो गुजरते हैं, उसके अंदर जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं वो टूट के इन माइक्रो स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं और यही फिर ब्लड के अंदर जाते हैं और ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है कि ये वाले न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ से आते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं ब्लड के अंदर। और फिर इसके अलावा सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, वो सेल फिर उस वेस्ट मटेरियल को ब्लड के अंदर भेज देता है। और वेस्ट मटेरियल कौन सा? यूरिया। और इसी तरह ब्लड के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं, स्पेशल टाइप प्रोटीन्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। मेनली हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, इसके अलावा बाकी के लिपिड्स वगैरह के भी होते हैं और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक बड़ा कॉमन हार्मोन जिससे हम सारे अवेयर्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन वगैरह, ये सारे हार्मोन्स ब्लड के अंदर होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन जो हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी गैसेज ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। इसमें स्मॉल अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की जो डिजॉल्व फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन को कैरी करते हैं रेड ब्लड सेल्स और कुछ कम अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं प्लाज्मा। कितनी है? 1.5%। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होकर ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन 5 to 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर मौजूद रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होती है। इस आयन को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके फिर इसे थ्रू लंग्स बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। यहाँ पर ब्लड कंपोजिशन को ग्राफिकली दिखाया गया है। ब्लड कैपिलरीज को रैप्चर ब्रेक किया गया है, उसके अंदर ब्लड सेल्स, उसमें जो ये लिक्विड है ये प्लाज्मा है इसमें। और इसके बाद जो ये रेड कलर के जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज। और फिर इसके बाद ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। फिर इसके अलावा सेल लाइक बॉडी जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ये मौजूद होते हैं इसके अंदर। तो ये है ओवरऑल ब्लड कंपोजिशन। और ब्लड में से हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो है प्लाज्मा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, राइट अ नोट ऑन ब्लड प्लाज्मा। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें राइट करेंगे। और फिर इसके अलावा एंटीबॉडीज़ का क्या फंक्शन है, फिब्रिनोजन का, एल्ब्यूमिन का, ये एमसीक्यूज आ जाता है। सीरम की डेफिनेशन, ब्लड प्लाज्मा की डेफिनेशन। और ब्लड की डेफिनेशन भी अक्सर आती है कि डिफाइन ब्लड, व्हाट इज़ ब्लड। तो इसमें इसकी डिफाइन करेंगे और बाद दफ़ा इसकी कंपोजिशन पूछ लेते हैं, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडी होती है।
डियर स्टूडेंट, ब्लड प्लाज्मा के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। एमसीक्यूज नंबर 2, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। ब्लड के अंदर प्लाज्मा की कितनी परसेंटेज होती है? 25%, 45, 55, 75%। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। ब्लड के अंदर सेल और सेल लाइक बॉडीज़ की कितनी परसेंटेज होती है? 25%, 35, 45, 55। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, 45%। एमसीक्यू नंबर 4, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन प्रोटीन इज कॉल्ड लिम्फ, सीरम, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, सीरम। एमसीक्यू नंबर 5, फिब्रिनोजन इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, digestion, blood clotting, immunity. Correct option is blood clotting. Which plasma protein controls blood osmotic regulation? Option A is globulin, hemoglobin, albumin, fibrinogen. Correct option is albumin. Albumin जो है वो ब्लड की osmotic regulation को कंट्रोल करती है। MCQ number 7, blood plasma contains approximately what percentage of proteins? जी डियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चार्ली, 7 to 9%। एमसीक्यू नंबर 8, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा कितने परसेंट ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकर जाता है लंग्स तक? जी डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है बीटा, 1.5%। तो ये थे इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।